गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्लास 9th का चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते, और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का आपने नाम सुना भी होगा। ये बहुत ही बड़े एक व्यंग्य लेखक हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी व्यंग्य रचनाएं की हैं। आइए पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन किया। 1947 से ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम सबसे आगे है। परसाई जी की रचनाओं में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये 2 उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये सब निबंध संग्रह हैं इनके। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सब इनके व्यंग्य संग्रह हैं। इनके जो व्यंग्य हैं वो भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे गए। शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का इन्होंने हमेशा निर्वाह किया है। परसाई जी की बोलचाल की भाषा में सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और इस 9th क्लास की बुक में इनका चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते। इसका जरा पाठ का सार देख लेते हैं, पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। परसाई जी के सामने प्रेमचंद का एक चित्र प्रस्तुत था। इस लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी पर एक अंतर्भेदी जो नज़र का विवेचन किया है, वो आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य है। इस प्रस्तुत पाठ में लेखक उनके फोटो के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जिसमें कि उनका जूता फटा हुआ है, उसे देखकर लेखक को बड़ी ही हैरानी होती है कि जिस समाज में लोग अपनी बदहाली को छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में प्रेमचंद ऐसा नहीं करते। हालांकि उन्हें साहित्य में सम्राट की पदवी मिल चुकी है, परंतु उनमें अहंकार नहीं है, जरा सा भी रत्ती भर भी घमंड नहीं है। उनके फटे जूते इस ओर इशारा करते हैं कि उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट की दशा इतनी खराब थी कि उनके पास अपने जूते लेने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेखक व्यंग्य के माध्यम से बड़ी ही पाठ में बड़ी गंभीर बात कहते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब माने उल्टे सीधे बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर, बंद कहते हैं फीते के लिए, जो जूते के फीते होते हैं, बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है।
मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा संकोचे झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश यानी दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक लेता है। तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व तो नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक ने इसमें बड़ी ही अंदर से व्यंग्य किया है आज के दिखावे की मानसिकता पर। लोगों में हमेशा दिखावे की मानसिकता रहती है तो उस पर काफ़ी व्यंग्य उन्होंने किया है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? मुझे नहीं लगता माधो औरत के कफन के चंदे पर शराब पी गया हो। ये जितनी भी बातें, जितने भी कैरेक्टर कहे जा रहे हैं, ये सारी प्रेमचंद की रचनाओं के कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं। मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से, तगादा यानी तकाजा, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है।
कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आते जाते आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि का नाम। कुंभन दास जो कि एक अष्टछाप के बहुत बड़े महान कवि रहे हैं सूरदास के, और फतेहपुर सीकरी में जब उन्हें अकबर ने बुलाया था तो उन्होंने ये वाली बात कही थी, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि को नाम। तो ये इस तरीके से उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। उन्होंने जो कुंभन दास ने जो अकबर के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, जिन्हें देखकर यानी दुख हमें उत्पन्न होता है और उन्हें सलाम भी करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। टीला इन्होंने जो है लेखक ने बुराइयों के लिए, मजबूरियों के लिए कहा है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेक धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म, नेम कहते हैं नियम के लिए, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, ये तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत सी लगती है करती हुई, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। इस पाठ में लेखक ने जो ये व्यंग्य किया है आज के समाज की तरफ परिस्थितियों की तरफ, और इसमें व्यंग्य के बहाने उन्होंने प्रेमचंद जी के विशेषताएं बताई हैं कि प्रेमचंद जी हमेशा सादा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से हमेशा दूर रहे और वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमानी इसलिए भी है कि चाहते तो जूता वो दूसरों से उधार मांगकर पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पहने। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था, वो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। और यहाँ पर जो प्रेमचंद के जो जूते शब्द जो आया है, जूते का आशय इसमें समृद्धि से है और टोपी मान मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व तो संपत्ति से बहुत अधिक होता है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ जाता है। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उनके महत्व के अनुसार उचित है, जो कि लेखक ने बताया ही है, हरिशंकर परसाई ने, कि वो ऐसा लग रहा है कि पैर की उंगली से वो इशारा कर रहे हैं। तो यही चीज़ है। और यहाँ लेखक ने जो बताया टीला, वो रास्ते की रुकावट का प्रतीक था। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। और ये भी बताया है कि आज की दुनिया दिखावे के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर
आधारित हो गई है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। तो इस प्रकार से उन्होंने, लेखक ने व्यंग्य किया है आज के समाज पर। और ये पाठ व्यंग्य रचना यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।